जो आज का अपना केमिस्ट्री का पेपर है वो टोटली कहीं ना कहीं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में जो एग्जाम्स में अब तक क्वेश्चन आए उन पर आधारित है, या कहीं ना कहीं जो हमारी बुकलेट्स हैं उस पर आधारित क्वेश्चंस हैं कि आप कहाँ सिली मिस्टेक कर रहे हैं। 20 पेपर हैं संस्कृत डिपार्टमेंट के। ये नहीं सोचना है कि किसी पेपर में नंबर कम आ गए तो अगले पेपर में नहीं आना है। जिस दिन आपने अगले पेपर में आना बंद कर दिया उसी दिन से आप तैयारी छोड़ देना। मान लो आपने 20 पेपर में एक पेपर भी छोड़ दिया ना, तो अगले पेपर में आने की फिर आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप उसी दिन बहुत पीछे हो जाओगे। सबसे आसान एग्जाम होता है, बार बार कह रहा हूं, प्रायोरिटी में सबसे पहले केमिस्ट्री को रखना है, सेकंड नंबर पे बायो को रखना है, और थर्ड नंबर पर प्रिपरेशन करते समय फिजिक्स पर जाना है। साथ ही साथ टीचिंग मेथड को बहुत अच्छे से करना है, तो टोटली आपका सेकंड पेपर अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, आज जो अपना पेपर अपन स्टार्ट कर रहे हैं, पहला जो अपन ने केमिस्ट्री का पेपर चालू किया है उसका क्या आधार है हर क्वेश्चन का, और हम उसका आंसर कैसे देंगे वो हमें देखना है। तो पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ये जो अपन ने पहला क्वेश्चन मैंने बनाया है, पहले मैं एक बार इसको समझा देता हूं कि मैं इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा था। और मैंने सबकी आंसर सीट भी देखी, ज्यादातर सबने इसका क्वेश्चन गलत किया। वो क्यों गलत किया? क्योंकि सबको लगा कि सर ने बुकलेट में से क्वेश्चन डायरेक्ट दिया है, लेकिन हमने यहां थोड़ा सा चेंज किया। बुकलेट के अंदर हमारा क्वेश्चन यह है कि प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल्स, उन दोनों के लिए आपको विशिष्ट आवेश का अनुपात निकालना था। लेकिन यहां पर मेरा मन था कि आप थोड़ा सा क्वेश्चंस को पढ़ें, आप सिली मिस्टेक करें, और आपने वही सिली मिस्टेक की। और यहां पर जो क्वेश्चन मुझसे दिया गया था वो ये था कि आपको विशिष्ट आवेश निकालना है। किस किस के लिए आइडेंटिफाई करना है? इलेक्ट्रॉन के लिए और किसके लिए? अल्फा पार्टिकल्स के लिए। कि आपको इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल्स के लिए Q/M का रेशो निकालना है। और आप सबने ज्यादातर ने क्या किया, ज्यादातर बुकलेट में प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल्स होता है और सबको रटा रहता है 2:1। तो ज्यादातर में सबकी कॉपी देख रहा था, सबने आंसर क्या किया है, 2:1। जबकि यहां हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आपको विशिष्ट आवेश फाइंड आउट करना है, आपको Q/M निकालना है। और आपको Q/M किस किस के लिए निकालना है? इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकालना है, और साथ में आपको किसके लिए निकालना है? अल्फा पार्टिकल्स के लिए निकालना है, कि इनके लिए जो Q/M का रेशो है वो आपको फाइंड आउट करना है। आप सबके दिमाग में होता है इलेक्ट्रॉन क्या है, -1 EG। इसको लिखने का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर आप सबको पता है -1 इकाई ऋणावेश होता है, और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो नगण्य माना जाता है। जब भी Q/M का क्वेश्चन आता है तो उस समय हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 0। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो यहां हमसे पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल्स के लिए Q/M का रेशो निकालिए। तो आपको इलेक्ट्रॉन के लिए Q/M देखना है, और साथ ही साथ आपको अल्फा पार्टिकल्स के लिए Q/M देखना है। सबको पता होता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो होता है 1 इकाई ऋणावेश, और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो मैं क्या कह रहा हूं, न्यूमेरिकल करते समय आप सबको पता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 0.000 3 बार 0549 AMU। आप उसको नगण्य मान सकते हैं न्यूमेरिकल करते समय, ऐसे क्वेश्चन करते समय। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो गया। अब आपको अल्फा पार्टिकल्स के लिए पता होगा कि जो अल्फा पार्टिकल है वो पॉजिटिव पार्टिकल होता है, और एक अल्फा पार्टिकल पर जो चार्ज है वो होता है 2 इकाई धनावेश, और अल्फा पार्टिकल का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 4 AMU। आगे होगा समझ में। 1/0 करोगे तो सीधी सी बात है क्या आएगा, इनफाइनाइट, और ये क्या रहा 1/2। ये 1/0 इनफाइनाइट इज टू 1/2 है क्या कोई ऐसा ऑप्शन? पहला ऑप्शन क्या है, 2। दूसरा ऑप्शन क्या है, 1:1। तीसरा ऑप्शन क्या है, 1:2। तो सबको समझ में आ गया आंसर क्या आ गया, नन ऑफ द इज। आ गया होगा सभी को। यहां हमसे जब पहला क्वेश्चन बनेगा, ये इस तरह के क्वेश्चंस पुरानी नीट वगैरह में पूछे गए हैं, आपको 2 पार्टिकल्स दे देगा और आपसे पूछेगा इनका Q/M फाइंड आउट करें। जनरली एग्जामिनर प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल्स की बात करता है। प्रोटॉन के ऊपर आप सबको पता है, प्रोटॉन के ऊपर 1 इकाई धनावेश होता है, तो उस समय प्रोटॉन के रेस्पेक्ट 1 रखोगे। और पता होगा प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग 1 AMU होता है, तो आप 1 मान लोगे। तो उसके लिए Q/M कितना निकलेगा, प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में 1/1। और अल्फा पार्टिकल के रेस्पेक्ट में तो आपको पता है क्या निकलता, 1/2। लेकिन मैंने क्वेश्चन को चेंज किया, प्रोटॉन की जगह उस जगह क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन, और आपसे पूछ लिया इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल्स के लिए Q/M का रेशो निकालो। इसीलिए इसका आंसर रहा चौथा रहा, उपरोक्त में कोई नहीं, नन ऑफ दीज। उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन
दूसरा नंबर का क्वेश्चन जनरली बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। पहले कभी सेकंड ग्रेड 2011 में ऐसे क्वेश्चन आया करते थे, 4 फॉर्मूले लिखे रहते थे कि आपको यह बताना होता था कि फोटोन की ऊर्जा निकालने का क्या फॉर्मूला है। लिखा रहता था E बराबर एच न्यू, E बराबर SC अपॉन लैम्डा, इस तरह के फॉर्मूले होते थे। तो उसी बेसिस पर सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया। आपको यह कहा गया कि यहां आपके पास लाइट जो है, आप सबको पता है प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है, और हम ये मानते हैं कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, प्रकाश की कणीय प्रकृति भी होती है, और प्रकाश की क्या होती है, तरंगीय प्रकृति। अगर हम ये माने कि प्रकाश आपके पास पार्टिकल फॉर्म में आ रहा है, तो मैं आपको पहले ही समझा चुका, आप ऐसा इमेजिनेशन करेंगे कि एक हेलीकॉप्टर घूम रहा है और वो पैकेट डाल रहा है, और आप सबको पता है उन पैकेट्स को हम क्या कहते हैं, फोटॉन्स कहते हैं। सबने सुना होगा मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। किसी स्रोत से ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण लगातार नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है, और उन ऊर्जा के बंडलों को हम क्वांटा या क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। सबको पता है फोटोन की ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला E बराबर क्या होता है, एच न्यू, और सबको पता है न्यू किसके बराबर होता है, C अपॉन लैम्डा। फॉर्मूला क्या है, E बराबर SC अपॉन लैम्डा। यहां पर यह क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा फोटोन ऐसा है जिसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी। तो आपको दिख रहा है कि कौन सा फोटोन ऐसा है जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, तो सीधी सी बात है जिसके लिए लैम्डा कम होगा उस फोटोन की ऊर्जा क्या होगी, सबसे ज्यादा। सही बात। अब आप सबको पता है जो 7 रंग होते हैं उनको याद करने का तरीका विबग्योर, वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जब आप बाएं से दाएं जाते हो तो आप सबको पता है तरंग दैर्ध्य बढ़ती है, और तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी तो एनर्जी के मान में कमी आएगी। यहां देखने पर सबको पता चल रहा होगा सबसे कम जो लैम्डा है, सबसे कम जो वेवलेंथ है वो किसकी है, वॉलेट कलर की है, बैंगनी रंग की है। बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य कम होने के कारण इस फोटोन की ऊर्जा क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। इसीलिए 42वें क्वेश्चन का आंसर क्या रहा, 3 रहा। आ गया होगा सबको समझ, ठीक है। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये जो 35 क्वेश्चन है, अगर आप इनको ध्यान से सुनेंगे तो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक टेबल पूरा हो जाएगा। कहीं ना कहीं यही क्वेश्चन घूमेंगे, वही तरीका होगा जो अब तक करता आया हूं। पहले आप 20 पेपर दे लो, फिर वही मैं खाने वाली क्लास स्टार्ट करूंगा, और वो खाने वाली क्लास स्टार्ट होगी एग्जाम से 1 महीने पहले। तो उसके अंदर आरपीएससी के सारे क्वेश्चंस आपको उस समय मैं कराऊंगा, लेकिन उससे पहले आप पूरा की पूरा अपने दिमाग में बेस बना लो कि इस तरीके का क्वेश्चन आए तो हमें उसको ऐसे करना है, ऐसे करना है। आप पेपर को जब भी लाएं साथ में वो रखें पेंसिल, और उसके साथ लिखते चले जो आपको कोई नई चीज। तीसरा वाला क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है, और तीसरा वाला क्वेश्चन नील्स बोर के मॉडल पर आधारित है। सबने पढ़ा होगा परमाणु कैसा होता है, इसको समझाने के लिए अलग अलग मॉडल्स हैं। सबने सुना होगा थॉमसन का मॉडल आया, सबने सुना होगा रदरफोर्ड का मॉडल आया, और उसी के बेसिस पर बाद में नील्स बोर का मॉडल आता है। और नील्स बोर का मॉडल कई एप्लीकेशंस बनाता है। उनमें से एक एप्लीकेशंस आप सबको पता है क्या है, R बराबर 0.529 इंटू n² अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम में। सबने फॉर्मूला पढ़ा भी होगा, और जब आप टेस्ट देके आते हैं तो मैं उम्मीद भी करता हूं कि कम से कम आप ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ आपका होना चाहिए। इस फॉर्मूले के ऊपर सेकंड ग्रेड 2011 में आया था। बोर कक्ष की त्रिज्या और मुख्य क्वांटम संख्या n में क्या संबंध है, तो कहीं ना कहीं इसका आंसर था Rn किसके समानुपाती होता है, n²। ठीक है, जो सेकंड ग्रेड में पूछा था Rn किसके समानुपाती होता है, n²। देखिए सेकंड ग्रेड 2011 का क्वेश्चन है। आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, बहुत अच्छे लेवल के आने लग गए, गया वो जमाना। यहां हमें यह पता चल रहा है कि R बराबर 0.529 इंटू n² अपॉन जेड। यहां 0.529 कांस्टेंट है। अगर 0.529 के साथ n भी कांस्टेंट हो तो उस स्थिति में R किसके इनवर्स होगा, Z के। R किसके इनवर्स होगा, Z के। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे 4 आयन दे रखे हैं और इन सबके अंदर पहली कक्षा की बात हो रही है, सबके लिए n का मान कॉमन है, सबके लिए n कैसा है, कांस्टेंट है। अभी वापस बोलूंगा इस तीसरे क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है, लेकिन पहले बेस बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन किस बेस पे हुआ। R बराबर 0.529 इंटू n² अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। अगर आपको 3 या 4 आयन दे रखे हैं और आपको लग रहा है कि ये पूछ रहा है, ये कह रहा है कि इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसकी त्रिज्या क्या होगी,
और आपको लग रहा है कि सबके लिए n एक जैसा है, तो उस स्थिति में r किसके इनवर्स होगा? z के, क्योंकि 0.529 कांस्टेंट हो गया, n भी कांस्टेंट हो गया, तो इस स्थिति में r किसके इनवर्स होगा? z के। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, यहां हमें 4 आयन दे रखे हैं, हाइड्रोजन, He+, Li+2 और बेरिलियम+3। यहां हमें 4 स्पीसीज दे रखी हैं, हाइड्रोजन एटम और साथ में आयन। सबको याद रहता है नील्स बोर का मॉडल उन्हीं परमाणु या आयनों पर लागू होता है जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसीलिए यहां ऑप्शन भी इसी तरीके से बनाए हैं। हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1 इलेक्ट्रॉन, He+, 1 इलेक्ट्रॉन, Li+2 3 परमाणु क्रमांक 2 चले गए, 1 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 3 चले गए, 1 इलेक्ट्रॉन। सारी की सारी सम इलेक्ट्रॉनिक है और सभी के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है? सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब वो कहता है हाइड्रोजन, He+, Li+2 और Be+3 प्रथम कक्षा की त्रिज्या का सही क्रम, यानी इसकी भी पहली कक्षा, इसकी भी पहली कक्षा, इसकी भी पहली कक्षा और इसकी भी पहली कक्षा। 0.529 भी कांस्टेंट है और n भी कैसा है? कांस्टेंट, क्योंकि चारों के लिए वो कौन सी कक्षा की बात कर रहा है? पहली कक्षा। इस स्थिति में r किसके इनवर्स हो जाएगा? z के। जिसका परमाणु क्रमांक कम होगा, रेडियस सबसे ज्यादा होगी। समझ में आई बात? अब आप सबको पता है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक तो कितना? 1, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना? 2, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना? 3, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना? 4। यहां आपको दिख रहा है परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, और परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, आपका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, तो बात है रेडियस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसीलिए इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा जो त्रिज्या है वो किसकी निकलेगी? हाइड्रोजन की, सेकंड नंबर पर He+ की, उससे कम किसकी? Li+2 की, और सबसे कम किसकी निकलेगी? बेरिलियम+3। यहां आपको ये नहीं करना r बराबर 0.529 इंटू n² लगा रहे हो, तब तो पेपर कभी नहीं होगा। देख रहा था कॉपियों में फॉर्मूला लगाने लग गए। फॉर्मूला क्यों लगाना? यहां सीधी सी बात है, 0.529 कांस्टेंट है और n भी क्या है? कांस्टेंट, क्योंकि वो कह रहा है कि इसके लिए भी पहली कक्षा, पहली कक्षा, इसकी भी पहली कक्षा, चारों का परमाणु क्रमांक अलग अलग है, तो सीधी सी बात है r किसके इनवर्स होगा? z के। जिसका z कम होगा उसका r सबसे ज्यादा होगा, और आप सबको पता है यहां z सबसे कम किसका है? हाइड्रोजन का, इसीलिए उसका r कैसा होगा? उम्मीद करता हूं थर्ड नंबर का क्वेश्चन सभी लोगों के समझ आ गया होगा। हाँ, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी से भी कह सकते हैं, लेकिन वहां पर क्या है, यहां पर सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी से रेडियस की बात कर रहा है, वो पर्टिकुलर आपको शो कर रहा है कि प्रथम कक्षा की त्रिज्या, यानी यहां रेडियस की बात आ गई, इसीलिए हमने सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी का कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। आजकल इस तरह का क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर दे रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी में इसका जो फॉर्मूला है उसको अच्छे से हाईलाइट कर रखा है। यहां यह कहता है कि अगर आपको नील्स बोर यह कहता है कि अगर मुझे किसी परमाणु के अंदर मुझे यह पता चल जाए कि इसके पहली कक्षा की ऊर्जा क्या है, अगर मुझे यह पता चल जाए, हाइड्रोजन मतलब नील्स बोर क्या कहता है, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे। नील्स बोर का फाइनल जो फॉर्मूला है वो ये कहना चाहता है, जो फाइनल फॉर्मूला निकलता है कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि इस परमाणु या इस आयन की पहली कक्षा की ऊर्जा क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है तो उस पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या है, तो इस फॉर्मूले की मदद से मैं दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी, तीसरी कक्षा में ऊर्जा क्या होगी, चौथी कक्षा में क्या होगी, या पांचवी कक्षा में ऊर्जा क्या होगी, इसको इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं। इस चौथे क्वेश्चन को निकालने का छोटा सा फॉर्मूला है En बराबर E1/n²। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, उसी बेसिस पर अपन ने इसको लिया। अब क्वेश्चन को समझेंगे। क्या कह रहा है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन, यहां इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा, वो कहता है कि हाइड्रोजन परमाणु में, वैसे इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट में रहता है, ग्राउंड स्टेट का मतलब है पहली कक्षा, ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है, पहली कक्षा। हाइड्रोजन परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में घूमता है तो उस समय उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वो पूछ रहा है अगर यही इलेक्ट्रॉन पांचवी कक्षा में घूमता होता तो बताएं, तो n बराबर 5 से संबंधित ऊर्जा का मान ज्ञात। क्वेश्चन ये है, आप सबको पता है नील्स बोर का मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर लागू होता है। वो कहता है नील्स बोर कि अगर हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में घूम रहा है और उस समय उसकी ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यही इलेक्ट्रॉन अगर पांचवी कक्षा में घूम रहा होता तो
ऊर्जा क्या होगी। मैंने कहा इस फॉर्मूले को कब लगाएंगे, जब क्वेश्चन के अंदर पहली कक्षा की ऊर्जा दे रखी हो और उसी परमाणु या उसी आयन की दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी कक्षा की ऊर्जा पूछ रहा हो, तो आपके पास सीधा सा फॉर्मूला है En बराबर क्या है, E1/n²। समझ में आ गया होगा। यहां हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा की ऊर्जा कितनी दे रखी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे हाँ या ना। n का मान क्या दे रखा है, 5, तो इसके अंदर 5 का स्क्वायर करोगे, इसका मतलब इसके अंदर कितने का भाग लगेगा, तो -13.6/25 करोगे, तो मेरे हिसाब से 1 आया समझ में। देखिए अच्छा फॉर्मूला है, अच्छा फॉर्मूला है, तो इसको जब भी पेपर में करो, ऑनलाइन वाले क्या करें, एक बार तो अभी पेपर को दे लें, फिर इसमें 2 चांस हैं, गलती ना करें, दूसरे चांस को ना बिगाड़ें। एक बार इन सारे सॉल्यूशंस को आप कर लें, उसके बाद जब आप सेकंड राउंड में रिवीजन करें तो उस पेपर को करके आए, तब सेकंड राउंड में उसको करें। एक बार तो आज आपने कर लिया, कल आप ये सारे सॉल्यूशंस देख लें, आप अपने पेपर में आप हार्ड कॉपी निकाल लें और वहां लिख लें साइड में, ऐसा क्वेश्चन आए तो मुझे ऐसे करना है, ऐसा क्वेश्चन आए तो मुझे ऐसे करना है। समझ में आई बात। En बराबर E1/n²। इस बेसिस पर 2-3 क्वेश्चन है, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर ये फॉर्मूला स्पेशल रूप से दिखाया हुआ है, तो पूरी संभावना बनती है इस पर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये स्पेक्ट्रमी रेखाओं पर आधारित क्वेश्चन। इस पर आधारित है, स्पेक्ट्रमी रेखाओं पर आधारित। जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, इस तरह का क्वेश्चन सबने पढ़ा होगा, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी पढ़ा है ना, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, कुंड, हम्फी। पहले आधार बता देता हूं, फिर आप इस क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या कहना चाहिए। एक इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि अगर नील्स बोर पर यह आधारित ही है ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आता है कि अगर इलेक्ट्रॉन 5वीं कक्षा से पहली कक्षा में कूदता है तो बताएं मुझे कुल कितनी स्पेक्ट्रमी रेखाएं मिलेंगी। एक क्वेश्चन इस तरह का, जैसे आप सबने देखा भी होगा, इस तरह का क्वेश्चन खूब मिले, मैं कॉपी में भी देख भी रहा था, लोग डायग्राम बना रहे थे, n बराबर 5, n बराबर 4, n बराबर 3, n बराबर 2, n बराबर 1। क्वेश्चन यह है कि इलेक्ट्रॉन 5वीं कक्षा से पहली कक्षा में आ रहा है। आप सबको पता है इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा कक्ष से उच्च ऊर्जा कक्ष में भी जा सकता है, और उच्च ऊर्जा कक्ष से कहां आ सकता है, निम्न ऊर्जा। यही तो कहता है नील्स बोर, इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा कक्ष से जब उच्च ऊर्जा कक्ष में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, और उच्च ऊर्जा कक्ष से जब निम्न ऊर्जा कक्ष में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। यहां क्वेश्चन यह है कि अगर इलेक्ट्रॉन 5वीं कक्षा से पहली कक्षा में कूद और सभी संभव संक्रमण करके आ रहा है, सभी संभव संक्रमण करने का मतलब क्या है, वो 5 से डायरेक्ट 1 में नहीं कूद रहा है। अगर वो 5 से डायरेक्ट 1 में कूदता तब तो एक ही प्रकार का फोटोन उत्सर्जित होता, तो मुझे केवल एक ही स्पेक्ट्रमी रेखा मिलती। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन 5वीं कक्षा से पहली कक्षा में सभी संभव संक्रमण करके आता है, तो बताओ कुल कितनी। ऐसा क्वेश्चन जनरली इस पर आता है। इस क्वेश्चन का सबसे सीधा सा तरीका क्या होता है, सपोज करो अगर वो इलेक्ट्रॉन 5वीं कक्षा से पहली कक्षा में कूद रहा है, तो वो फॉर्मूला मत लगाओ n(n-1/2), तो चक्कर पड़ जाता है। वो फॉर्मूला तभी लगता है जब इलेक्ट्रॉन 5वीं कक्षा से, मतलब जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा से पहली कक्षा में ही कूदना चाहिए। यह भी तो हो सकता था इलेक्ट्रॉन 7वीं कक्षा से दूसरी कक्षा में कूदता, यह भी तो हो सकता था इलेक्ट्रॉन 6ठी कक्षा से चौथी कक्षा में आता। ये जरूरी थोड़ी है क्वेश्चन में यही लिखा रहे हमेशा कि इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में आ रहा है। यह भी तो हो सकता था कि इलेक्ट्रॉन 5वीं से कहां आता, तो पूछ लेता बताओ कितनी स्पेक्ट्रमी रेखाएं बनेंगी। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, पहले आप ये देखें इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ रहा है, तो आपको दिखेगा इलेक्ट्रॉन, जैसे इस क्वेश्चन में भी हम बात करेंगे तो दिखेगा इलेक्ट्रॉन 5वीं कक्षा से पहली कक्षा। इनका डिफरेंस निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, डिफरेंस। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 4। फिर आप इसको उल्टा लिखिए, 4 3 2 1, 1 तक लिख लीजिए उल्टा, 4 3 2 1। इन सबको जोड़ोगे तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, कुल कितनी स्पेक्ट्रमी रेखाएं बनेंगी, 10। अगर यही क्वेश्चन ऐसे आता, इलेक्ट्रॉन 5वीं कक्षा से पहली कक्षा में आ रहा है, तो बताएं कुल संभव कितनी स्पेक्ट्रमी रेखाएं बनेंगी, तो आंसर होता 10। अब आप सबको पता है जब इलेक्ट्रॉन 5वीं कक्षा से पहली कक्षा में कूदता है तो लाइमन बनती है, 5वीं से दूसरी में कूदे तो बामर, 5वीं से तीसरी में कूदे तो पाश्चन। यही तो होता है। पहले क्या करो, ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आप डिफरेंस निकाल लीजिए, फिर उसको उल्टा लिख दीजिए, 4 3 2 1। ये क्लियर बात है, इलेक्ट्रॉन 5वीं से कहां कूद रहा है, पहली में, तो सबसे पहले कौन सी श्रेणी बनेगी, लाइमन। फिर लिखते चलिए, इन 10 स्पेक्ट्रमी रेखाओं में 4 तो है लाइमन, 3 कौन सी है, बामर, 2 कौन सी है, पाश्चन,
और एक कौन सी है, ब्रैकेट। अब आपको पता हो जो लाइमन श्रेणी है उसके अंदर फोटोन की जो मुझे तरंगदैर्घ्य मिलती है वो पराबैंगनी क्षेत्र की मिलती है, बामर के अंदर दृश्य क्षेत्र की, और सबके अंदर अवरक्त क्षेत्र की तरंगदैर्घ्य मिलती है। आया ध्यान, कुछ कुछ तो पढ़ा है। अब क्वेश्चन यहां इसी तरह का है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन 5वीं कक्षा से मूल अवस्था में n बराबर 5 से ग्राउंड स्टेट n बराबर 1 में आता है, तो दृश्य रेखाओं की कितनी संख्या है? दृश्य रेखाओं का मतलब बामर क्षेत्र, दृश्य रेखाओं का मतलब कौन सा है, बामर क्षेत्र। और आपको समझ में आ रहा होगा बामर जो क्षेत्र है, जो बामर रेखा है वो बोलो कितनी है, इसका नहीं आया क्या समझ में? आ गया? 5 से 1 डिफरेंस करो, उल्टा लिखो, 4 3 2 1। अब 4 क्या है लाइमन, 3 क्या है बामर, 2 क्या है पाषाण, 1 क्या है। जैसे अगर आप कई किताबों में देखोगे तो ये क्वेश्चन खूब मिलेगा, इलेक्ट्रॉन 7वीं कक्षा से दूसरी कक्षा में आ रहा है, तो बताओ कुल कितनी स्पेक्ट्रमी रेखाएं बनेंगी। पहले तो डिफरेंस निकालो, 7 और 2 में बोलो कितने का डिफरेंस है, 5 4 3 2 1 तक लिख लो, सबको जोड़ लो तो बोलो कितना आ जाएगा, है समझ। अब सबसे पहले सोचो 7 से 2 में कूद रहा है तो क्या लाइमन श्रेणी बनेगी क्या? लाइमन तो तब बनती है जब वो 1 में कूदे। इसका मतलब ये 5 क्या है, बामर, बोर्ड पे देख लो, 5 क्या है बामर, 4 पाषाण, 3 ब्रैकेट, 2 फुंड, 1 हम्फी। रिपीट करता हूं, आ गया होगा। इस तरह का क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर काफी पूछ रहा है। इस तरह का जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका। एग्जामिनर 2 तरह के नोडों की बात करता है। नोड तो आप जानते हो, नाभिक के चारों ओर वो स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता बहुत कम होती है, नाभिक के चारों ओर वो जगह जहां आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, उस चीज को हम नोड कहते हैं। अब जनरली एग्जामिनर आपसे 2 तरह के नोडों की बात करता है। या तो वो नोडों की बात करता है रेडियल नोड, हिंदी में बोलते हैं त्रिज्यीय नोड, या आरपीएससी ने जब सेकंड ग्रेड में पूछा था तो अरीय नोड काम में लिया। अब 2 तरह के नोड होते हैं, एक शब्द तो आता है त्रिज्यीय नोड या अरीय नोड, इंग्लिश में बोलते हैं रेडियल नोड, और एक शब्द आता है कोणीय नोड, एंगुलर नोड, कोणीय नोड, या मैं कहूं नोडीय तल, नोडल प्लेन। 2 शब्द, इन 4 शब्दों को अच्छे से समझ लें। इंग्लिश में चाहो तो ये रेडियल नोड है, कोणीय को एंगुलर नोड, और नोडल प्लेन। ये 4 चीजें सबसे ज्यादा एग्जामिनर घुमा घुमा के पूछते। त्रिज्यीय नोड या अरीय नोड जब भी क्वेश्चन आ जाए तो उसका फॉर्मूला होता है n-l-1। जब भी मुझे रेडियल नोड निकालने होते हैं फॉर्मूला होता है n-l-1। जब भी कोणीय नोड या नोडीय तल बोले, जब भी एंगुलर नोड या नोडल प्लेन बोले, तो वो बराबर होता है एल के। वो किसके बराबर होता है, एल के। एल सब जानते हो, दिग्गंसी क्वांटम संख्या है, एजीमुथ क्वांटम नंबर। अगर आपको लगे एस कक्षक की बात हो रही है, एस ऑर्बिटल्स की बात हो रही है, आपको लगे किसी क्वेश्चन में कि यहां एस कक्षक के लिए त्रिज्यीय नोड या अरीय नोड पूछे जा रहे हैं, तो एस कक्षक के लिए, एस उपकोष के लिए एल का मान कितना होता है, तो फॉर्मूला होता है n-1। अगर क्वेश्चन आ जाए, जनरली हमसे अभी तक सेकंड ग्रेड में यही क्वेश्चन, सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट में पूछा है 3s और 2p के लिए अरीय नोड बताइए। समझ में आई बात? तो अगर मुझे s ऑर्बिटल्स के लिए वो अरीय नोड पूछ रहा है, तब तो फॉर्मूला क्या लगाना है, सही बात। अगर p के लिए पूछे तो आपको पता है l की वैल्यू कितनी, 1, अरे 1 है, n-1 तो उस समय p कक्षक के लिए अगर क्वेश्चन आ जाए त्रिज्यीय नोड निकालो या अरीय नोड निकालो या रेडियल नोड निकालो, तो आंख बंद करके फॉर्मूला क्या लगा देना, n-। अब क्वेश्चन पे आते हैं। 3p ऑर्बिटल में हूं, 3p कक्षक, अगर वो मुझसे पूछता है त्रिज्यीय नोड कितने हैं या अरीय नोड कितने हैं, तब तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, n-2। हाँ या ना? 3p कक्षक में अगर वो मुझसे पूछे रेडियल नोड कितने हैं या एंगुलर नोड कितने हैं,
तो फॉर्मूला क्या लगेगा, n-2। n आपको पता है ये जो आगे लिखा रहता है n बोलते हैं। तो 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया तो बोलो कितना रहा, 1। इसका मतलब 3p कक्षक के अंदर जो मुझे रेडियल नोड या अरीय नोड या त्रिज्यीय नोड मिलेंगे वो 1 मिलेगा। समझ में आई बात, हाँ या ना। अगर वो मुझसे एंगुलर नोड पूछे, कोणीय नोड शब्द बोले, नोडीय तल बोले, तो वो l के बराबर है। अब आप सबको पता है जो p उपकोष होता है उसके लिए l का मान बोलो कितना होता है, 1। क्वेश्चन ये हुआ कि जो 3p कक्षक है इसके लिए क्या पहला ऑप्शन है, क्या 2 कोणीय नोड होंगे, नहीं। 2 त्रिज्यीय नोड होंगे, नहीं। 1 कोणीय नोड। देखो अब इस क्वेश्चन में इंग्लिश वाला आंसर सही है, मैंने कहा था ना, बोलने वाला भी था, आपको इंग्लिश वाले आंसर भी चेक करना। यहां आंसर क्या है, देखो ये तो हो नहीं सकता कि 3p ऑर्बिटल के अंदर 1 कोणीय नोड और 2 त्रिज्यीय नोड हो, ये भी नहीं हो सकता। निकाला ना आपने, अभी अभी आपको पता है इसके अंदर एक ही कोणीय नोड और एक ही क्या है, त्रिज्यीय नोड। तो आप इंग्लिश में पढ़ो 1 स्फेरिकल एंड 1 नॉन स्फेरिकल नोड। समझ में आई बात, क्या कमी रह गई इस क्वेश्चन के अंदर, यहां एक कोणीय तथा दूसरा एक त्रिज्यीय नोड लिखना भूल गए। आगे समझ में, इसीलिए कहा था, मेरे बोलने का वो दिख गया था मुझे, ये क्वेश्चन में मेरे से रह गया है। अभी अपन ने बार बार मैं कहा कि बेटा ये जो 46 फुल की हिंदी के साथ आपको क्या पढ़ना है, इंग्लिश। यहाँ ये ऐसी मिस्टेक होना बहुत कॉमन है, इसीलिए 46 का जो हमारा आंसर है वो क्या रहेगा, 3rd। जो मैं कल टेलीग्राम में डालूंगा तो वहां लिख दूंगा कि आंसर ये 3rd। इसी अब आपसे सेकेंड ग्रेड में क्या पूछा गया, साधारण सा क्वेश्चन सेकेंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट में पूछा गया, s और 2p के त्रिज्यीय नोड निकालो। सेकेंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट में क्वेश्चन आया 3s व 2p के लिए त्रिज्यीय नोड क्या होंगे, रेडियल नोड क्या होंगे। अब आप सबको फॉर्मूला है, अगर s ऑर्बिटल हो तो फॉर्मूला है n-1 और p ऑर्बिटल हो तो फॉर्मूला क्या है, समझ में आ गया। सबसे पहले हम s ऑर्बिटल के लिए देखते हैं, तो सीधी सी बात है, बोलो n की वैल्यू यहां पर कितनी है, 3। तो 3 में से 1 गया तो कितना रहा, 2। तो रहा 2। और 2p के लिए पूछा तो बोलो 2p के लिए क्या लगाओगे, 2n-2। अरे हाँ या ना, तो n की वैल्यू कितनी है, 2। 2 में से 2 गया तो जी। तो आंसर क्या थे, सेकंड ग्रेड संस्कृत में जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो आंसर क्या थे, 2। नहीं आएगा समझ में बेटा, ये सारी चीजें आपको ध्यान से करनी है। और आप ये ना सोचें कि सर ने कोई पेपर का लेबल कुछ नहीं दिया, हर क्वेश्चन का रीजन बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने दिया है क्योंकि ये यहाँ पूछा, ये यहाँ पूछा, ये यहाँ। अब आपको क्या करना है, छोटी सी जब भी आप लिखो, पेपर सॉल्व करो, एक पीछे पेज दिखा लो, उस छोटे से शब्दों में लिख लो, रेडियल नोड आ जाए तो s के लिए n-1 लगाऊंगी, p के लिए n-2 लगाऊंगी। कोणीय नोड पूछे तो हमेशा l के बराबर लिखना है, नोडीय तल पूछे तो l। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये आपसे श्रोडिंगर समीकरण है। कई बार एग्जामिनर डायरेक्ट श्रोडिंगर समीकरण पूछ लेता है। आप सबको पता है श्रोडिंगर समीकरण क्या मानता है, श्रोडिंगर ये मानता है कि इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर होती है। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कोई वृत्ताकार पथ में चक्कर नहीं लगाता। ये तो नाभिक है और उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो किसी भी एक्सेस में जा सकता है, एक्स एक्सेस में, वाई में भी और जेड में भी। वो नाभिक के चारों ओर किसी जगह पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता बताता है। सेकेंड ग्रेड में ज्यादा लेवल पर नहीं आता, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। श्रोडिंगर इक्वेशन पूछी है, को पता होगा, लाप्लासियन ऑपरेटर बोलते हैं कभी, लाप्लासियन संकारक, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस वी, साई बराबर क्या होगा, ये आपका श्रोडिंगर तरंग समीकरण है। यही क्वेश्चन पूछा गया। ई यहां पर इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा है, बी यहां पर इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा है। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ई और स्थितिज ऊर्जा वी के लिए हमें देखें 2 तरह की होते हैं, लेकिन हमसे ये पूछेगा, यही वाली हमारे को तो ये याद रखनी है, टाइम डिपेंडेंट, टाइम नॉन डिपेंडेंट, 2 तरह की है। आपको इन चक्करों में नहीं पढ़ना। हमसे अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इनमें से श्रोडिंगर इक्वेशन कौन सी है, तो डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर ई माइनस वी, साई बराबर 0, ये याद रखो। अब यहां पर देखो कहां पर है, इसको पकड़ लो। मैं तो है नहीं, ये तो हो नहीं सकता, ये है नहीं, 8 पाई m है। तीसरा आंसर है 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर ई माइनस वी।
हो, और इसको पता है आपको, इस डेल स्क्वायर साई को क्या लिख सकते हो, डेल स्क्वायर साई डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। हमसे ये पूछा गया है कि पी वाई ऑर्बिटल है, सही है ना, पी वाई ऑर्बिटल, इसके लिए आपको नोडल प्लेन निकाल, शब्दों को पकड़ेंगे, नोडीय तल, नोडल प्लेन, पी वाई ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन निकाल। ये तो कंफर्म है कि पी ऑर्बिटल है तो इसके लिए एक ही नोडल प्लेन निकलेगा, क्योंकि जो पी ऑर्बिटल होते हैं, जो पी कक्षक होते हैं, उनके लिए नोडीय तल एक निकलता है, क्योंकि उनके लिए एल का मान कितना होता है, एक। अब मुझसे यहां पूछा गया है कि जो पी वाई कक्षक है इसके लिए कौन सा नोडीय तल होगा। तो देखो 3 तल होते हैं, एक तल तो होता है एक्स वाई तल, दूसरा तल होता है वाई जेड तल, और तीसरा तल होता है एक्स जेड तल। अब यहां क्वेश्चन यह है कि अब जब आपको पी जो ऑर्बिटल है उसके अंदर वो प्लेन बताना है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता 0 होगी। सारी बात, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि पी वाई ऑर्बिटल है और आपसे पूछ रहा है इसके लिए आपको नोडल प्लेन बताना है, नोडल प्लेन कौन सा होगा, या तो होगा एक्स वाई, या कौन सा होगा वाई जेड, या कौन सा होगा एक्स जेड। तो सबसे पहले आप ये सोचो कि पी वाई कक्षक की आकृति कैसी होती है। आप सबको पता है पी वाई कक्षक की आकृति डंबलाकार होती है, और जो डंबल होता है उसको हम वाई एक्सिस क्या बनाता है, वाई एक्सिस। इलेक्ट्रॉन हमेशा इन्हीं पॉलियों में मिलते हैं, तो सीधी सी बात है एक्स वाई तल में तो इलेक्ट्रॉन मिल, वाई जेड तल में भी इलेक्ट्रॉन मिल, कौन से तल में नहीं मिल रहा, सर क्या रहेगा, आगे समझ में, चले आगे नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अभी हाल में फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया था, इन्होंने फर्स्ट ग्रेड 2022 दिया, पूछा इनमें से कौन से डी ऑर्बिटल ऐसे हैं जो अक्षीय एक्सियल अक्षीय एक्सियल डी ऑर्बिटल है, अक्षीय डी कक्षक। साल पूछा गया था, जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड दिया है, जो साल क्वेश्चन यही पूछा गया था। आपको पता है डी कक्षक 5 होते हैं टोटल, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इनमें डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ये कक्षक ऐसे होते हैं, इनमें जो दिशा दे रखी होती है हम पॉलियां भी वहीं बनाते हैं, नहीं बात। इसके अलावा डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड ये ऐसे डी कक्षक होते हैं जिनमें पॉलियां ना तो एक्स एक्सिस पर मिलती है ना वाई पर, बल्कि एक्स और वाई के कहां मिलती है, बीच में। याद आ गया होगा, ये नॉन एक्सियल है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, ये दोनों अक्षीय हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अगर आप सबको डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की स्ट्रक्चर पता हो तो ये एक्स और वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सबको पता है, डबल डंबल शेप होते हैं, 2 डंबल होते हैं, एक ये और एक ये। मैं आपको बता चुका इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉलियों में मिलता है, तो इसके अंदर तो आपको दिखाई दे रहा होगा इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस में भी मिल रहा है और कहां मिल रहा है, वाई में, यानी एक्स वाई तल में मिल। इसका मतलब पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, निम्न कथनों पर विचार, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कक्षक में जो एक्स वाई तल है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, सही है, आपको दिखाई दे रहा है। इसके अंदर तो एक्स और वाई तल में इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा ना भाई। अभी अभी आपसे कहा मैंने, आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ऐसे बना, एक पॉली एक्स एक्सिस पर बनाई, दूसरी पॉली कहां बनाओगे, वाई एक्सिस पर। ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में यही तो है, एक पॉली तो कहां बना दो, एक्स पर, और दूसरी को कहां बना दो, वाई पर। तो देखो इलेक्ट्रॉन एक्स वाई तल में भी मिल रहा है, कहां मिल रहा है, वाई जेड में भी मिल रहा है, और कहां मिल रहा है, एक्स जेड, दोनों तलों में मिल रहा है। तो पहला ऑप्शन यह है कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कक्षक में क्या एक्स वाई तल में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, क्या मिलता है। पहला स्टेटमेंट गलत है कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कक्षक में एक्स वाई तल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है, गलत बात है। यहां पर तो एक्स वाई तल में भी इलेक्ट्रॉन मिलता है, वाई जेड में भी मिलता है, और कहां मिलता है, एक्स जेड। दूसरा ऑप्शन, 2s कक्षक में एक नोडल सरफेस होता है। देखें 3 शब्द याद हो गए, एक तो त्रिज्यीय नोड, एक अरीय नोड, और उसका ही तीसरा नाम है नोडीय सतह,
क्या नाम है? नोडीय सतह, इंग्लिश में नोडल सरफेस। और अभी भी आपको कहा था एस ऑर्बिटल्स के लिए नोडल सरफेस निकालने का फॉर्मूला n-, 2s में 2s कक्षक, अब थर्ड पे पहुंच गए क्या? कोई बात नहीं, अभी सेकंड पे भी आ जाएंगे। 2s कक्षक में एक नोडल सरफेस होता है, पूछ रहा है, तो यहाँ n का मान क्या लगाओगे? 2 में से एक गया तो 1। सही है कि जो 2s कक्षक है इसके अंदर एक नोडल सरफेस होता है। सेकंड ऑप्शन रह गया, देखते देखिए ये तो हमें पता चल गया, ए तो गलत है, ये पता चल गया, सी सही है। अब जरा बी को चेक। अगर आपको डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल की शेप पता हो तो ये होती है जेड एक्सिस, ये तो होती है डी जेड स्क्वायर कक्षक की। यहां आपको दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन जेड एक्सिस पर तो मिलेगा, ये एक्चुअल में इस तरह से होता है। इसका मतलब ये एक्स वाई तल में होती है, ये रिंग जो होती है ना, ये इस तरह से होता है डी जेड स्क्वायर। तो इसके अंदर ये जो रिंग है ना, यहां भी इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो जो डी जेड स्क्वायर कक्षक होता है ना, उसमें एक्स वाई तल में भी इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, और कौन से तल में मिलते हैं? जेड वाले भाग में भी तल मिलते हैं। समझ में आई बात? ये जो हमारा डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है, मैंने कहा ना उसकी शेप ये है, और ये जो है ना, ये जो लोब्स बना रखी है, ये तो जेड एक्सिस पर है। और ये जो है ना, ये जो आपने रिंग बनाई है, कौन से तल में होती है? इसका मतलब जो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स है उसमें इलेक्ट्रॉन जेड एक्सिस पर भी मिल रहा है, और साथ ही साथ कौन से तल में मिल रहा है? एक्स वाई तल में भी मिल रहा है। अब ध्यान से देखो, बी ऑप्शन, डी जेड स्क्वायर जो कक्षक है उसमें एक्स वाई तल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है। गलत बात है, आप तो खुद ही कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जेड एक्सिस पर मिलती है, और कहां मिलती है? एक्स और वाई तल पे। 2p जेड ऑर्बिटल में आपको एक्स वाई नोडल तल होता है, चेक कर लेते हैं। मैंने अभी तरीका बताया था आपको, एक्स वाई, कौन सा कक्षक बनाना है आपको? पी जेड कक्षक में जो लोब्स बनेगी वो बोलो कौन सा एक्सिस पर बनेगी? यही तो होता है। वाई जेड तल में इलेक्ट्रॉन मिलेगा, एक्स जेड तल में इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, कौन से तल में नहीं मिल रहा? एक्स वाई। का मतलब जो पी जेड कक्षक है उसके लिए जो नोडीय तल होता है वो एक्स वाई होता है, ये सही। तो अब 49वां ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें आपको ये फाइंड आउट करना है कौन कौन से कथन गलत है। तो आपको दिख रहा होगा ए कथन गलत है, और कौन सा है? इसीलिए इसका जो आंसर है वो, क्योंकि आपसे पूछा गया कौन सा कथन गलत है। आगे समझ में? अब एग्जामिनर ने हमसे क्या क्वेश्चन पूछा, फर्स्ट ग्रेड में कई बार आ गया। जैसे मैंने अभी आपसे कहा, फर्स्ट ग्रेड में इस साल ही पूछा है, इनमें कौन कौन से अक्षीय डी कक्षक होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है अक्षीय डी कक्षक कौन कौन से हैं? ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और दूसरा कौन सा है? और जो हमारे बच गए डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, जैसे कहीं लिखा हुआ है डी एक्स वाई, तो इसका मतलब यह है कि जो आप लोब्स बनाओगे वो ना तो एक्स एक्सिस पर बनेंगे ना वाई एक्सिस पर बनेंगे, बल्कि एक्स और वाई के कहां बनेंगे? अभी तो मैंने कहा डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड तीनों निरक्षीय, और जबकि आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर कैसा होता है? अक्षीय। जो बात कह रहा है वही जगह क्या बनती है? लोब्स बनती है। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में लोब्स कहां कहां बनती है? एक्स और वाई पर। डी जेड स्क्वायर में कहां बनती है? जेड पर। और रिंग कौन से प्लेन में मिलती है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, 50। भाई वालों को बेटा समझ में आ रहा है तो एक बार थंब मार दें। मैंने कहा ना, आप ज्यादा कुछ भी नहीं करोगे ना, इन 20 पेपर को सुन लोगे, जैसे मनन कर लोगे, तुम केमिस्ट्री में तो कम से कम पीछे नहीं रहोगे और लोगों से, ये बात मान के। मुझे लगता है कि आज आधा पार्टी होगा, क्योंकि ये घंटा खा जाएगा अभी कम। अब देखें आगे, अगला क्वेश्चन ये है, n का मान दे रखा है कि n बराबर 3 है। n बराबर 3 वाले इलेक्ट्रॉन के लिए केवल एक त्रिज्यीय नोड है। इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग, आप इस क्वेश्चन समझना है। यहां हमसे पूछना चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग क्या। तो आप सबको यह फॉर्मूला तो पता होता है कि इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग निकालने का फॉर्मूला होता है √L, L+1 और क्या? h/2। पढ़ा होगा सबने।
कक्षीय कोणीय संवेग निकाल पढ़ा होगा ना सब फॉर्मूला। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला अंडूड एल एल प्लस 1 एच, सही बात, अंडूड एल एल प्लस 1 एच अपन। अब यहां ये तो बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो तीसरी कक्षा में, लेकिन मुझे ये पता नहीं चल रहा कि इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में तो है, लेकिन कौन से उपकोष, एस उपकोष में है, टी उपकोष में है, डी में है, कहां? उसने ये कह दिया कि इलेक्ट्रॉन n बराबर 3 में है, इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में घूम रहा है, और अब आपको उसका क्या निकालना है, अब आपको उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो ध्यान करें, क्वेश्चंस को आराम से पढ़ेंगे। यहां हमसे क्वेश्चन ये तो हमारे समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में, इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में घूम रहा है? अपना सोचो, पहली कक्षा में भी नहीं, तीसरी में भी नहीं, कौन सी में घूम रहा है? अब मुझे ये नहीं पता कि वो तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में घूम रहा है या कौन से कक्षक में है, वो एस में है, डी में है। अगर ये पता लग जाए तब तो फॉर्मूला इजीली हम अप्लाई कर देंगे, अंडूड एल एल प्लस 1 एच अपॉन। लेकिन मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था त्रिज्यीय नोड निकालने का, n माइनस एल था ना फॉर्मूला, त्रिज्यीय नोड निकालने का बेसिक फॉर्मूला लिखाया था ना, n माइनस एल माइनस 1, यही तो लिखा है। अब ये कहता है कि n बराबर तो 3 है, और मुझे ये नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में तो है, लेकिन ये नहीं पता कौन से उपकोष में, ये नहीं पता। हाँ, ये पता चल रहा है कि जिस भी उपकोष में है उसके लिए अगर आप त्रिज्यीय नोड निकालोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, यानी n माइनस एल माइनस 1 की वैल्यू क्या है, यही तो त्रिज्यीय नोड है, तो n माइनस एल माइनस 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 1। अब आपको क्वेश्चन में n बराबर क्या दे रखा है, 3, ठीक है, माइनस एल माइनस 1 बराबर 1, इसको पक्षांतरण कर, पक्षांतरण करूंगा तो ये माइनस एल किस में बदल जाएगा, प्लस एल। ये इधर आएगा तो देखो 3 में से 1 गया तो 2, देखो इसको इधर ले जाओगे ये तो वैल्यू प्लस की हो जाएगी, और इसको इधर लाओगे तो 3 माइनस 1 बराबर है 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 का मतलब एल बराबर बोलो कितना हो गया, 1 का मतलब इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में है, पी उपकोष में। आ गया समझ में? अब आप इस फॉर्मूले को पुटिंग कर दो, एल बराबर यहाँ क्या लगाओ, 1, यहाँ भी 1 लगाओ, 1 और 1 तो हमारा आंसर क्या हुआ, √2 एच अपॉन, क्या है समझ में? इसलिए इसका आंसर क्या क्या रहेगा, ठीक है। अब जैसे हमें ये चीज पता चल गई कि त्रिज्यीय नोड निकालने का बेसिक फॉर्मूला तो n माइनस एल माइनस 1 है, वो बात अलग है, आगे चलकर फिर हम रट लेते हैं, s ऑर्बिटल आ जाए तो n माइनस 1 लगाओ, p ऑर्बिटल आ जाए तो n माइनस 2। लेकिन जब उसको क्वेश्चन को अच्छे से घुमाना होगा एंगुलर मोमेंटम पर ही, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का मतलब यह है कि देखिए वो ये कहना चाह रहा है कि आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन अगर इस ऑर्बिटल में है, एस ऑर्बिटल में है, पी ऑर्बिटल में है, डी ऑर्बिटल में है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो फॉर्मूला है अंडूड एल एल प्लस 1 एच अपॉन। आगे समझ में? कितनी ही बार इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है, जिन्होंने सेकंड ग्रेड दिया है, सेकंड ग्रेड में आया क्वेश्चन, जो हमारा सोडियम है का परमाणु क्रमांक 11 होता है, उसके अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए एन, एल, एम और एस के मान ज्ञात कीजिए। उन्होंने सेकंड ग्रेड के पुराने पेपर कर रखे हैं, उनको पता है 2015 में क्वेश्चन, सोडियम जिसका परमाणु क्रमांक 11 है, उसके अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए एन, एल, एम और एस के मान। अब यहां मैंने सोडियम की जगह बोलो क्या दे दिया, मीडियम। अब आप सबको पता है हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन का विन्यास 1s1, लिथियम का कितना 2s1, सोडियम का कितना 3s1, पोटेशियम का कितना 4s1, रुबिडियम का कितना 5s1। का मतलब मुझे 5s1 के बारे में n, l, m और s बता। अगर आपको किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता लग जाए तो ये जो पहले लिखा होता है ना, सबसे बड़ी मुख्य, ये लिखा हुआ है 5, ये सबसे बड़ी मुख्य क्वांटम संख्या, या मैं ये कहूं ये मुख्य क्वांटम संख्या, तो इसका मतलब ये n बराबर n बराबर यहां पर क्या आएगा भाई, हमने ये देखा रुबिडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 5s1,
भाई रुबिडियम का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है उसका विन्यास क्या है 5s1। तो n बराबर तो कितना है 5। आप इसकी तुलना nlx से कर लिया, ये तो n के बराबर है। इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में है और s उपकोष के लिए l की वैल्यू m का मान -l से +l तक। अगर l का मान 0 है तो m का मान भी क्या रहेगा, हमारा आंसर आ जाएगा। n बराबर 5, l बराबर 0, m बराबर 0। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इन दोनों में l बराबर 1 ही, ये हो नहीं सकता। n बराबर 6। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। एनपी कक्षक भरने के बाद, एनपी कक्षक भरने के बाद अगला कक्षक निम्न भरा जाएगा। तुम थोड़ा सोचोगे भी ना, चलो हमें ऐसे भी याद होता 1s2 2s2 2p6 आगे समझ। 2p के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, यस। अगर मैं ये कहूं 2p 2 को मैं n मानूं, p np के बाद, np के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है n+1s। क्या है समझ में, अरे हाँ या ना। 1s2 2s2 2p6, तो पूछ रहा है 2p के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा। ठीक है। अब मैं अगर बात करूं, आप सबको पता है जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है उसमें इधर s ब्लॉक होता है, बीच में इधर f ब्लॉक होता है, फिर d ब्लॉक होता है, फिर p ब्लॉक होता है, SFDP। जैसे सपोज करो मैं कहूं n बराबर 6, n बराबर 6 का मतलब है छठा आवर्त। क्या है, छठा आवर्त। अब छठे आवर्त में आने वाले जो तत्व हैं, छठे आवर्त में आने वाले जो तत्व हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरोगे। तो आपको पता है, अगर थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का आइडिया हो, पहले s ब्लॉक आता है, फिर थोड़े से बीच में f ब्लॉक फंस जाते हैं, फिर d आता है और लास्ट में कौन चला जाता है, p, SFDP। याद होगा। जो n का मान होता है वही मान s और p के। यहां n बराबर 6 है तो s का मान होगा ns और p का मान क्या होगा, f हमेशा होता है n-2 और d क्या रहता है हमेशा n-1। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के भरने का। सपोज करो n की वैल्यू अगर मुझे पता चल जाए, इसका मतलब यह है कि पहले इलेक्ट्रॉन अगर 6s में जा रहा है तो उसके बाद अगला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 4f में। अगर 4f भी भर गया तो फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, 5d में, और वो भी भर गए तो फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे। समझ आ गया क्या। छठे आवर्त के जो तत्व होते हैं ना उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे ही तो बढ़ते हैं, पहले बढ़ते हैं 6s2 में, 6s2 से काम नहीं चले तो फिर किस में जाते हैं, 4f14, उसका भी काम नहीं चले तो 5d10, और फिर किस में जाते हैं, बस उसी बेसिस पर। वापस वही क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में रहता है तो उसकी ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन। अगर यही इलेक्ट्रॉन सेकंड एक्साइटेड स्टेट में होता तो बताओ इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती। अगर आप सबको पता हो कि ये जो हमारी पहली कक्षा होती है वो तो बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, दूसरी कक्षा को बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और जो हमारी तीसरी कक्षा होती है उसे हम बोलते हैं सेकंड एक्साइटेड। ये कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में रहता है तो इसकी ऊर्जा -13.6। अगर यही इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में, क्योंकि सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब कौन सी कक्षा है, तो बताओ यहां पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती। मेरे फॉर्मूला याद कराने का यही कारण था। n बराबर सबको समझ आ गया होगा, फॉर्मूला क्या लगाओगे। अगर किसी क्वेश्चन में मुझे ये पता रहे कि इलेक्ट्रॉन अगर पहली कक्षा में घूम रहा है तो इतनी ऊर्जा है, तो मैं आसानी से पता लगा सकता हूँ कक्षा में ऊर्जा क्या होगी। तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पहली कक्षा में ऊर्जा तो बोलो कितनी है, -13। क्या बोल रहा है, n बराबर बोलो कितने, किसने पूछ रहा है, तीसरी।
3 का क्या करोगे स्क्वायर, इसके अंदर कितने का भाग लगाओगे 9 का, और 9 का भाग लगाओगे तो समझ में आ गया होगा। चला आगे। पूरक कक्षक के लिए आपको चारों क्वांटम संख्याओं का सेट बताना है। पूरक कक्षक के लिए तुलना कर लो एन एल आर एक्स से। पूरक आपको कक्षक दे रखा है और उसके लिए पूछ रहा है, उसके इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहा है आपको क्वांटम संख्याओं का सेट बता। तो सीधी सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन पूरक कक्षक में है तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन के लिए एन का मान बोलो कितना है। आप सबको पता है एफ उपकोष के लिए एल का मान कितना, एस उपकोष के लिए तो एल का मान 0 के लिए 1, डी के लिए 2, एफ उपकोष के लिए एल का मान, और एम का जो मान होगा वो -3 से +3 सकता है, -3, -2, -1, तो +1, +2 और +3 में से कुछ भी हो, हमारा आंसर आ रहा है। पूरक कक्षक के लिए क्वांटम संख्याओं का सेट बताना है। n बराबर 4 सही है, n बराबर 4 सही है, n बराबर 4 सही है, l बराबर 3 सही है, l बराबर 4 नहीं हो सकता, l बराबर 3, l बराबर 3। m का मान -l से कहां तक हो सकता है +l, -3 से कहां तक हो सकता है +3, -3 से कहां तक हो सकता है +3, m बराबर +4 हो सकता है क्या? ये सारे क्वेश्चन इसी तरीके के एग्जामिनर हमका है, आपको पता होना चाहिए m का मान -l से +l की। जिन्होंने कितनी ही बार ये क्वेश्चन लैब असिस्टेंट में आ गया, 2021 सेकंड ग्रेड में भी आ गया, संस्कृत डिपार्टमेंट में। बोर सिद्धांत के अनुसार अगर इलेक्ट्रॉन 5वीं कक्षा में घूम रहा है, प्लीज अपना सोचोगे पहली, दूसरी, चौथी, 5वीं, अगर इलेक्ट्रॉन 5वीं कक्षा में घूम रहा है तो कोणीय संवेग क्या होगा? सबने फॉर्मूला पढ़ा होगा, mvr किसके बराबर होता है? NH अपॉन mvr बराबर NH। समझ में आ गया? यहाँ n की वैल्यू आप सबको दिखाई दे रही होगी कि n की वैल्यू दे रखी है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में घूम रहा है, 5वीं कक्षा में। आंसर क्या होगा? 5h अपॉन 5/2 को यहाँ सॉल्व कर रखा है, 2.5 h अपॉन, क्या ऑप्शन है, कौन सा है? एक भी क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं है जो आपसे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, संस्कृत डिपार्टमेंट, ACF उनमें नहीं, वही क्वेश्चन पूछ रहा है, बस तरीका थोड़ा सा इधर उधर डाल। अब 2-3 फॉर्मूले जब भी पढ़ो तो अपने दिमाग में रहना चाहिए कि सर मैं mvr बराबर NH अपॉन 2 तो कब लगाऊं, और ये √l + 1h अपॉन 2 कब लगाऊं। अगर क्वेश्चन में दे रखा हो इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में, इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में है, इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में है, n दे रखा है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? NH अपॉन। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है, इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है, इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में है, तो कोणीय संवेग या कक्षीय कोणीय संवेग, कक्षीय कोणीय संवेग का फॉर्मूला NH अपॉन 2 या √l + 1h अपॉन 2 √l दोनों में कॉमन है h अपॉन 2 तो एक में नन्नू का n लगता है और दूसरे में √l + 1 लगता है। निम्न में से आपको यह बताना है, ये 4 क्वांटम सेट दे रखे, 4 इलेक्ट्रॉनों के 4 क्वांटम सेट दे रखे हैं, और आपसे ये पूछ रहा है कि आपको ये बताना है कि कौन से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इनमें सबसे ज्यादा है। सबने पढ़ा होगा अब्बाऊ का नियम, सेकंड ग्रेड में आ चुका, 15 में, 18 में, 21 में जिन्होंने सेकंड ग्रेड दिया, ये क्वेश्चन आ चुके दोनों तीनों। अब्बाऊ का नियम, और अब्बाऊ के नियम में सबने पढ़ा होगा n+l पढ़ा होगा। जिस इलेक्ट्रॉन के लिए n+l का मान ज्यादा होता है की ऊर्जा सबसे ज्यादा, पढ़ा है सबने, पढ़ा होगा अब्बाऊ का नियम। अब्बाऊ ये कहता है कि आप इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हो, कैसे भरते हो 1s2 2s2 2p6 3s2। तो अब्बाऊ ये कहता है कि हम इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में बढ़ते हैं।
पहले हम उसमें भरते हैं जिसकी ऊर्जा कम है, उसके बाद उससे ज़्यादा वाले की, उसके बाद उससे ज़्यादा वाले की। तो फिर आप कैसे पता लगाते हैं किस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम है और किस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज़्यादा है? तो कौन सा नियम लगता है? n+n। याद करो, पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में भरा जाता है जिसके लिए n+ कम है, और यदि किन्हीं दो ऑर्बिटल्स के लिए n+l का मान समान आने लग जाए तो फिर हम n को पकड़ते हैं। तो पकड़ते हैं n को। यहां हमारे को 4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखे हैं और पूछा है कि यह 4 क्वांटम सेट आपको दे रखे हैं, और यहां पूछा है कि किस ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी। यहां सही रूप से ऐसा होना चाहिए था, निम्न में से किस क्वांटम संख्या के समुच्चय के लिए एक परमाणु, मतलब परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किस में मैक्सिमम होगी। यानी आपको यह कह रहा है कि 4 आपको ये सेट दे रखे हैं और आपको ये बताना है किस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा मैक्सिमम होगी। सीधा सा फॉर्मूला है, n+l का मान जितना ज्यादा होगा ऊर्जा ज्यादा होगी। यहां n+l का मान निकालोगे 3 और 0 निकलेगा। अरे हाँ या ना, 3 + 0। इसके लिए क्या निकलेगा? 3 + 1 कितना निकलेगा? 4। इसके लिए क्या निकलेगा? 3 + 2 कितना निकलेगा? 5। और इसके लिए क्या निकलेगा? 4 + 0 4। सबको समझ में आ गया होगा आंसर क्या रहा? आगे समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस वही क्वेश्चन, सेकंड ग्रेड 2018 का रिपीट किया था मैंने इसको। आपको 4 इलेक्ट्रॉनों के लिए n और l के मान दे रखे। 4 इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा और चौथा। इनके लिए n और l के मान दे रखे और आपको यह बताना है किस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम है और किस इलेक्ट्रॉन। तो आप सबको पता है उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी जिसके लिए n+l का मान ज्यादा होगा। तो इसके लिए 4 और 1 5। इसके लिए n+l का मान बोलो कितना? 4। इसके लिए n+l का मान 5। इसके लिए n और l का मान 4। तो ये तो क्लियर हो गया, इनकी ऊर्जा तो कम होगी और इनकी ऊर्जा ज्यादा होगी, क्योंकि इनके लिए तो n+l का मान 4 है और इनके लिए n+l का मान 5। अब मुझे ये सोचना है कि इनमें से किसकी ऊर्जा कम होगी। तो हम सोचेंगे वापिस n+l के नियम, कि n+l का नियम ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आप उस ऑर्बिटल में भरोगे जिसके लिए n+l का मान क्या है? कम है। और यदि किन्हीं दो ऑर्बिटल्स के लिए n+l का मान समान आने लग जाए तो पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरा जाएगा जिसके लिए n का मान कम है। याद आ गया? तो पहले तो आप ये चेक करोगे कि जिसके लिए n+l का मान ज्यादा है उसकी ऊर्जा ज्यादा है। तो ये तो कंफर्म है किनकी ऊर्जा ज्यादा है? ए और सी की। किनकी ऊर्जा कम है? बी और। अब इन दोनों में भी जिसके लिए n का मान कम है उसकी ऊर्जा कम है। तो इसके लिए तो n का मान है 3 और इसके लिए n का मान 4। तो सबसे कम ऊर्जा तो किसकी है? डी की। बी से ज्यादा ऊर्जा किसकी है? बी की। अब इनके अंदर डी बी, बी से ज्यादा बोलो ऊर्जा किसकी होगी? सी की। और सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी होगी? है क्या ऐसा ऑप्शन? आगे सुन। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन की संभव उत्तेजित ऊर्जा कौन सी है? रहा है कि हाइड्रोजन के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में रहे तो ऊर्जा क्या हो सकती है? सबको पता है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट में रहता है उसकी ऊर्जा कितनी होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन। ये तो ग्राउंड स्टेट। n = 1 और n = 1 के अलावा, n = 1 के अलावा जितनी भी कक्षाएं होती हैं वो सब एक्साइटेड स्टेट। अगर इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में है तो इसे बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड, और अगर इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में है इसे क्या बोलते हैं? सेकंड एक्साइटेड। अगर आपको ग्राउंड स्टेट की एनर्जी पता हो तो आप अन्य की एनर्जी अभी अभी बताया n² का भाग लगाते, तो आपको ये पता चल गया पहली कक्षा की ऊर्जा तो कितनी है। अगर इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है हाइड्रोजन में, पहली कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो यहां ऊर्जा कितनी है? -13.6। अगर यही इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में घूम रहा होता तो -13.6/n², तो कितने का भाग लगाते? 4 का। आंसर क्या आता? -3.4 इलेक्ट्रॉन। है क्या ऑप्शन? आगे समझ। यही तो पूछ रहा है एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी क्या हो सकती है। एनर्जी हमेशा नेगेटिव में होती है तो पॉजिटिव वाला आंसर तो हो ही नहीं सकता। या तो आंसर सेकंड होता या आंसर होता था।
रिपीट करता हूँ बेटा। एक अब जो बचा हुआ आगे के 19 को मैं कल लूँगा, नहीं तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। 2 चरणों में बना देंगे, 1 घंटे एक हो गया और कल। थैंक यू। अच्छा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दादाओं शेयर कर देना, और तो तुम्हारी इच्छा है लाइक मार देना, ग्रुपों में डाल देना, आगे तुम लोगों की इच्छा।